न होगी दास्तां तक भी तुम्हारी दास्तानों में। सदर मोहतरम हाज़रीन बावकार, मुअज़्ज़िज़ सामाईन, स्टेज पर तशरीफ फरमा ओवैसी यूथ ब्रिगेड जिला सदर जनाब सद्दाम हुसैन साहब, हस्तिनापुर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले हमारे विधानसभा अध्यक्ष शादाब चौधरी साहब और किठौर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले हमारे महासचिव जनाब मुकीम यूसुफ साहब और रहमत अली साहब जो कि विधानसभा सचिव होते हैं, साथ ही साथ खरखोदा ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले इमरान साहब, ब्लॉक अध्यक्ष मौलाना आदिल साहब और नवनामित हमारे माछरा ब्लॉक अध्यक्ष जनाब जावेद जाहिद साहब और मुख्य महासचिव माछरा ब्लॉक इमलाक अहमद साहब और दीगर हज़रात जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले सका, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ कि आज आपने इतना कीमती वक्त में अपना ये वक्त निकाल कर हम लोगों को सुनने के लिए अपना वक्त लगाया, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आप तमाम लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आज हम आप लोगों के दरमियान में आए, आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को सुनकर उस पर गौर और फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि हमारे वक्त आए बारी बारी से आप तमाम के बीच में अपनी बातें रखी, वक्त की कमी है तो चंद बातें मैं भी आपके बीच में, ज्यादातर बातें हमारे साथी बता चुके, फिर भी कुछ बातें जो मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह आप तमाम लोग उनको सुनेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, यह हक बात है। और जहां जहां मैं पहुंचता हूं मेरी कुछ तकरीर इस अंदाज में होती है, बहुत सारे खेमों के, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द पैदा हो जाता है कि ये ओवैसी का कारिंदा, ये ओवैसी का कार्यकर्ता हमारी पोल खोलना शुरू कर रहा है। तो बहुत सारे साथियों के पेट में दर्द होता है, लेकिन मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हक बात कहेंगे, सच बात कहेंगे, चाहे वो किसी की भी बात हो, किसी के पेट में दर्द होता हो तो होने दीजिएगा। बहरहाल हिंदुस्तान के हालात आपके पेश नजर हैं। आज हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर बनाई गई, मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान को संभाल नहीं पा रही, हिंदुस्तान पर सत्ता काबिज तो कर ली, ये बीजेपी के दौर में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी नहीं संभाल सकती। हमारे देश के हालात ऐसे बना दिए, 70 सालों से ज्यादा के पीछे धकेल दिया। और एक हमारे दरमियान में हमारा लीडर है, आप सबका लीडर है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि आप तमाम लोगों के लिए सड़कों पर चल के, पार्लियामेंट में आंखों में आंखें डाल करके आपके हक की लड़ाई लड़ता है। उसका नाम सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी है। वरना आज की सियासत में 99% लोग नामर्द हो चुके हैं। वो सत्ता के लालच में, वो सत्ता की अंधी हवा के चक्कर में हक को हक कहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर हैं। मैं इस चीज का कंडेम करता हूं। बैरिस्टर ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, बल्कि हर एक मजलूम के लीडर हैं, हर एक दलित के लीडर हैं, हर एक ओबीसी के लीडर हैं। अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर होते तो परसों पार्लियामेंट के अंदर
अपने किसान भाइयों के लिए आंखों में आंख डालकर सवाल नहीं करती। मेरे साथियों, अगर सिंगूर बॉर्डर पर कोई बोल रहा है तो बैरिस्टर ओवैसी है, अगर गाजीपुर बॉर्डर पर कोई बात कर रहा है तो बैरिस्टर ओवैसी है, ट्रिपल तलाक पर अगर कोई बात करता है तो बैरिस्टर ओवैसी है, सीएए पर अगर कोई बात करता है तो बैरिस्टर ओवैसी है, एनआरसी पर अगर बात करता है तो बैरिस्टर ओवैसी है, उन्नाव कांड पर अगर कोई बात करता है तो बैरिस्टर ओवैसी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या बैरिस्टर ओवैसी सिर्फ मुसलमानों का लीडर है? मेरे साथियों, कुछ लोगों का कहना होता है, ये ट्रेंड चलाया जाता है ताकि ये कुछ कम एजुकेशन वाले मुस्लिम लोग भटक जाएं कि ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। मेरे साथियों, मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताते हैं, अगर उनके पास कोई एक सबूत अगर मिल जाता है तो उन सबसे पहले ओवैसी साहब की पार्टी को मैं छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन जो लोग इस बात को कहते हैं उन्हें सबूत देना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि इनके आने से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, मेरे साथियों, हमने किसी का ठेका नहीं लिया। जो लोग 70-75 सालों से हमारी रहनुमाई करते आए हैं, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है, आज हमारे बीच में हमारा लीडर है, तो जिस तरह से हमने उनका 70 सालों में साथ दिया, तो आज वो लोग हमारा साथ देकर देखें। क्योंकि पिछले 70-75 सालों में कांग्रेस आई, कांग्रेस ने हमें इस्तेमाल किया, हमें अपना वोट बैंक बनाया। दीगर पार्टियों ने, इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि डिस्पोजल गिलास की तरह से हमारी कौम को, दलितों को, पिछड़ों को, मजबूरों को डिस्पोजल गिलास की तरह अपना वोट बैंक बना लिया। अपना वोट बैंक बनाने के बाद जिस तरह से डिस्पोजल गिलास को, या यूं कह सकते हैं कि बिरयानी में तेजपात को जिस तरह से खुशबू महकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से दीगर पार्टियों ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए दलित, मुस्लिम, पिछड़े लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह से गिलास को, डिस्पोजल को पानी पीने के बाद फेंक दिया जाता है, ठीक उसी तरह से दीगर पार्टियों ने इलेक्शन के वक्त पर अपने, हमारे सब तमाम साथियों को, तमाम मजलूमों को अपना वोट बैंक तो बनाया, लेकिन जब हक की बात आई, जब नौकरी की बात आई, जब रोजगार की बात आई, तो मुंह पर उनके ऐसे हो गए जैसे उनके होठ सिल गए। मेरे साथियों, वक्त बहुत कम है, वरना इनकी कहानियां बहुत लंबी है। मैं चंद बातें अपने मुस्लिम लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब क्या कर सकते हैं, इतनी सी यहाँ पर इतनी संख्या होने के बाद आप क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं आप। जब उत्तर प्रदेश के अंदर 4% यादव होने के बाद अपना मुख्यमंत्री चुनकर भेज सकता है, तो आप इतनी बड़ी संख्या रखने के बाद क्यों नहीं अपना लीडर, अपना रहनुमा बना सकते हो? मेरे साथियों, जब एससी समाज के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो गया, तो हम जैसे जुम्मन भाई उनका इत्तेहाद खरीदने के लिए 20-20 लाख रुपए की, 20-20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद खरीदने के लिए बहन जी के कदमों में गिर जाते हैं कि बहन जी आप टिकट हमें दीजिए। वो कीमत अगर है तो उनके इत्तेफाक और इत्तेहाद की है। आज अगर अपने अंदर आप भी इस तरह से इत्तेफाक और इत्तेहाद बना सकते हैं, तो फिर वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से आप बहन जी के पास जाते हैं, वो दूसरे लोग भी आकर के आपके दरमियान में आपके इत्तेफाक को, आपके इत्तेहाद को देखने के लिए आपकी पार्टी से लाइनें लग जाएंगी टिकट लेने। लेकिन वक्त सोचना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है ओवैसी, अरे बीजेपी के एजेंट को एक बार मौका देकर देखिएगा। जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, जो आपकी ट्रिपल तलाक के लिए लड़ रहा है, जो सीए पर लड़ रहा है, जो एनआरसी पे लड़ रहा है, तो ऐसा बीजेपी का एजेंट ही बेहतर है। मेरे साथियों, उन वाले ऐसे
मुल्ला मुलायम सिंह लीडर जैसे से बेहतर है, जो आपके लिए ट्रिपल तलाक पर ना बोल सका हो, जो आपके लिए सीएए पर ना बोल सका हो, जो एनआरसी पर ना बोल सका हो? बताइए, ऐसे मुल्ला मुलायम होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साथियों वो बीजेपी का एजेंट बेहतर है, जो आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर रहा है, जो आपके हक के लिए पार्लियामेंट में लड़ रहा है, जो आपके हक के लिए सड़कों पर दौड़ रहा है। तो ऐसे लीडर की जरूरत है। हम लोग समझते हैं मुल्ला मुलायम सिंह हमारे लीडर हैं, नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। ये मुलायम सिंह यादव का बयान है। जिस वक्त लोकसभा का लास्ट स्टेटमेंट था तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मेरी मनोकामना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो कैसे वो बीजेपी के मुखालिफ हो सकते हैं? वो बीजेपी के मुखालिफ नहीं, बीजेपी की बी टीम अगर है तो सपा जैसे हैं। मेरे साथियों, अगर अब मैं बात करूं इसी तरह से कांग्रेस की, कांग्रेस ने हमें क्या दिया? कांग्रेस ने 50% रिजर्वेशन से इस वक्त हमें 0.4% पर लाकर छोड़ दिया। साथियों, सोचने की जरूरत है। अब से 50 साल पहले हम सरकारी नौकरियों में 50% का रिजर्वेशन रखते थे, लेकिन आज 0.4% का रिजर्वेशन मुश्किल से मिलता है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि हमें लठ लेकर नहीं मारा गया, हमें एजुकेशन से दूर कर दिया गया। जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे काम हमारे साथ किए। हमारे क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज नहीं बनवाए, हमारे क्षेत्रों में मेडिकल नहीं बनवाए, हमारे क्षेत्रों में अगर बनवाए तो पुलिस थाने बनवाए, पुलिस चौकियां बनवाई, ताकि ये लोग लड़ते झगड़ते रहे और फिर जेलों के अंदर बंद हो। ये काम दीगर पार्टियों ने किया। बहरहाल बहुत वक्त कम है, चंद बातें पार्टी की बता करके मैं अपनी विदाई चाहूंगा। मेरा कहने का मकसद ये है, क्योंकि 70-75 सालों तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लीडर किसको चुने। मैं गलती नहीं बता रहा अपने बड़े लोगों की, क्योंकि हमारी मजबूरी थी सपा का दामन पकड़ना, बसपा का दामन पकड़ना, कांग्रेस का दामन पकड़ना, यह हमारी मजबूरी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आज आपके दरमियान में आपका लीडर है, आपका रहनुमा है, आपकी पार्टी है, आपका झंडा है। अब जो वक्त निकल गया है किसी दूसरों की तरी नहीं सकोड़ने का, अब आपको अपना झंडा उठाना पड़ेगा, किसी दूसरे के झंडे को उठाने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि साथियों, अगर मैं बात करूं कि ओवैसी साहब को क्यों चुना जाए, क्योंकि वो आपके हक के लिए लड़ता है। अभी हमारे सादाब भाई भी बता रहे थे, बैरिस्टर साहब एक एमपी होने की हैसियत के बाद हैदराबाद में इतने कॉलेज बनवा चुके हैं, इतने हॉस्पिटल्स बनवा चुके हैं, यहां पर एक सरकार होने के बाद नहीं बनवा सकते। हॉस्पिटल कॉलेज बनवाने को बहुत सारे लोग बनवा सकते हैं, पैसा ऐड सकते हैं। बहुत सारे बीजेपी के लीडर हैं जिनके हॉस्पिटल हैं, जिनके कॉलेज हैं, लेकिन आपसे आपके बच्चे के एडमिशन के नाम पर आपकी जेब को खकोड़ देते हैं। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ऐसा लीडर है, वो ऐसा आपके लिए ऐसे कॉलेज, ऐसे आपके लिए हॉस्पिटल्स का इंतजाम किए हैं जिसमें आपकी जेब खाली नहीं होगी। वो आपको, आपके बच्चों को फ्री में एजुकेशन का इंतजाम कराते हैं। नर्सरी से लेकर एमबीबीएस, एमटेक, बीटेक तक के कॉलेज हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाई करा सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, जब वो लोग हैदराबाद के अंदर कर सकते हैं, तो आप अगर यूपी के अंदर उन्हें कामयाब करते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आपकी यूपी को फायदा पहुंचेगा। अगर मेडिकल की बात करूं, तो मेडिकल क्षेत्र में सिर्फ 20 रुपए की पर्ची बनती है और 6 महीने तक कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज फ्री में किया जाता है। साथियों, एक शेर के साथ विदाई चाहूंगा, वक्त बहुत कम है। फिर किसी दिन इंशाअल्लाह बहुत लंबी फहरिस्त 3 लोगों की खोलूंगा कि
क्योंकि इन लोगों की दुकानें बंद होती जा रही हैं, इन पर असर इसलिए पड़ रहा है। तो मैं इनके लिए चंद बातें कहूंगा कि जितनी 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 जिसकी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नहीं करेंगे ताबेदारी, ताबेदारी मुर्दाबाद, लेके रहेंगे हिस्सेदारी, हिस्सेदारी जिंदाबाद।